हेलो नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर एफएसओ पीवाईक्यू की चर्चा करते हैं, गुजरात पीसीएस के पीवाईक्यू के 2024 के पेपर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पेपर में 200 प्रश्नों में से 140 प्रश्नों की हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। बचे हुए 60 प्रश्नों की चर्चा आज और आगे आने वाली 2 क्लासेस में मिला करके की जाएगी, ठीक है। आप में से जो लोग भी एफएसओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वह प्रैक्टिस करना चाहते हैं जॉब्स वाला के साथ जुड़ करके, तो वह जॉब्स वाला की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके तहत हम लोग 70 टेस्ट में 7000 प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा सब कुछ, है ना। और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में रहेगा, मतलब एप्लीकेशन से आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में ही मिल जाएगी, ठीक है। चालू करते हैं हम बिना किसी देरी के हमारे इस डिस्कशन को। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना, वो है कि सॉरी, हाँ अब ठीक है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है दी हाई मेथॉक्सीपैक्टिन जेल्स एट, है ना, कि हाई मेथॉक्सी जो पैक्टिन रहता है वह किस पीएच के तापमान पर जेल जैसा हो जाता है, जेल के फॉर्म में आ जाता है। सॉरी, किस पीएच पर जेल के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो हाई मेथॉक्सी जो पैक्टिन है वह 2.5 से लेकर के 3.5 की जो पीएच रेंज रहती है, ठीक है। 2.5 से लेकर के 3.5 की जो रेंज रहती है उसमें वो जेल फॉर्म में होता है, ठीक है। किस फॉर्म में रहता है? जेल के फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसमें मतलब इस पीएच के मतलब 2.5 से 3.5 की जो पीएच रेंज है, इसकी इस आवश्यकता के अलावा, ठीक है, मतलब इतना पीएच होना चाहिए, इस आवश्यकता के अलावा और क्या आवश्यक होता है? तो और एक जो और चीज आवश्यक है वो क्या है कि हाई शुगर लेवल होना चाहिए, ठीक है। जो वो है शर्करा का स्तर है वह कम से कम 65% होना चाहिए, ठीक है, या अप्रॉक्स 65% होना चाहिए, 65% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। इसको कहाँ यूज किया जाता है? जैम, जेली और फ्रूट प्रिजर्व्स के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। काय में? जैम बनाने में, जेलीज बनाने में, फूड प्रिजर्व्स बनाने में इनको इनके उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। ये हाई मेथॉक्सी पेक्टिन के लिए हो गया। ऐसे ही लो मेथॉक्सी पेक्टिन होता है, वह किस पीएच पे रहेगा? 3.2 टू 4 पीएच के बीच में क्या रहेगा? जेल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। हाई मेथॉक्सी कितने पे रहता है? 2.5 टू 3 पीएच पे रहता है जेल फॉर्म में। लो मेथॉक्सी पेक्टिन कितने पीएच में जेल फॉर्म में रहेगा? 3.2 टू 4 पीएच में रहेगा, ठीक है। इसके लिए क्या आवश्यक था? हाई शुगर कंटेंट आवश्यक था। इसके लिए क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम आयन आवश्यक होते हैं, ना कि शुगर, ना कि शुगर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यह क्या प्रोवाइड करेगा? चूंकि शुगर कंटेंट हाई है तो क्या प्रोवाइड करेगा? हाई कैलोरी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पे क्या है, शुगर कंटेंट नहीं है, तो ये क्या रहेगा? लो कैलोरी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? लो कैलोरी प्रोवाइड करेगा। तो यदि आप जैम खा रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें कैलोरी की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब कि क्या प्रयोग किया गया होगा? हाई मेथॉक्सीपैक्टिन का प्रयोग किया गया होगा। अदरवाइज फिर क्या होगा? लो मेथॉक्सीपैक्टिन होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलो अगला है द प्रिंसिपल पिगमेंट प्रेजेंट इन अन्नाटो इच। अन्नाटो में जो मुख्य कलर वो होता है, पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब वो जो कलर लेकर के आता है, वो तत्व, है ना, वो तत्व जो कलर लेकर के आता है उसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं? पिगमेंट कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि पत्तियों में हरा कलर किसकी वजह से आता है? क्लोरोफिल की वजह से आता है। तो क्लोरोफिल क्या हो गया? एक पिगमेंट हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही? इसी प्रकार से अन्नाटो में, है ना, अन्नाटो में जो प्रिंसिपल पिगमेंट अमाउंट वो होता है, प्रिंसिपल पिगमेंट सब्स्टिट्यूट होता है, कंटेंट होता है, वो क्या होता है? तो अन्नाटो में जो प्रिंसिपल वो होता है, पिगमेंट होता है, वो क्या रहता है? बिक्सिन होता है। क्या होता है? बिक्सिन रहता है, ठीक है। उसको ध्यान में रखेंगे आप। जैसे उदाहरण के लिए अब हम बात करें यहाँ पर, है ना, जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, लीफी वेजिटेबल्स हो गई, स्पिनाच हो गया, पीज हो गया, है ना, मतलब पालक हो गया, मटर हो गया, इन सब में जो हरापन होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। वो कौन सा रंग दे रहा है? हरापन, एग्जैक्टली मतलब हरापन का मतलब ही तो होगा ना, ग्रीन कलर, है ना। तो क्लोरोफिल क्या दे रहा है? ग्रीन कलर दे रहा है। और यह किसकी मदद से पॉसिबल हो पाता है? इसको जरूर ध्यान में रखना हमेशा। मैग्नीशियम कंपाउंड की वजह से। किसकी वजह से? मैग्नीशियम कंपाउंड की वजह से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल के रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। ध्यान में रखना है आप उसको, ठीक है। ऐसे ही कैरेट हो गया, गाजर आपका, मैंगो, कॉर्न, पंपकिन, इन सब में जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? कैरोटीनॉइड की वजह से आता है, जो कैसा कलर देते हैं? येलो टू ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं। मैंगो भी येलो हो जाता है अंत में तो, है ना, पकने के बाद। कैरेट आपका ऑरेंज ही रहता है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सिंपल सा, कमेंट बॉक्स में बताएं कि शुरुआती चरण में जब कैरेट का उत्पादन इस धरती में चालू हुआ होगा तब कैरेट किस रंग का होता था? बात समझ में आई क्या बोला मैंने? जब शुरुआती चरण में कैरेट का उत्पादन इस धरती में चालू हुआ तब कैरेट किस रंग का होता था? अभी तो हम क्या देखते हैं भाई? कैरेट नॉर्मली किस रंग का देखते हैं? ऑरेंज का देखते हैं, ठीक है।
ऑरेंज क्या बोलते हो, संतरे रंग का, ठीक है। अब लेकिन नारंगी रंग का है ना, लेकिन अभी शुरुआती चरण में किस रंग का होता था वो बताओ, ठीक है। खैर, अगला ऐसे ही एक पिगमेंट आता है लाइकोपिन। लाइकोपिन क्या कलर देता है, रेड कलर देता है। ये सबसे ज्यादा किसके कलर के लिए उत्तरदायी है, टमाटर के लिए। काय के लिए, टमाटर के लिए। इसके अलावा वाटरमेलन का जो तरबूज का अंदर का लाल रंग होता है ना, वो लाइकोपिन की वजह से होता है। पपाया का जो रंग होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है, पपीते का, ठीक है। ये जितने यहाँ पे कलरेंट लिखे हुए, पिगमेंट लिखे हुए, जरूर ध्यान में रखो, ठीक है। तुम्हारा जो क्वेश्चन था काय का था, विक्सिन, क्या विक्सिन का था, ठीक है। वो किस में रहता है, अन्नाटो सीड्स में रहता है, ठीक है। किस में रहता है, अन्नाटो सीड्स में रहता है, जो कि क्या कलर देता है, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। यह विक्सिन क्या है, एक प्रकार का कैरोटेनॉइड है। विक्सिन क्या है, एक प्रकार का कैरोटेनॉइड है, ठीक है। कैरोटेनॉइड इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। केमिकल नेचर के आधार पर हम उसको डिफाइन करते हैं। ये भी आपके कैरोटेनॉइड वगैरह आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक। मिलेनिन क्या देता है, ब्राउन ब्लैक कलर देता है। आपकी चमड़ी जो काली है ना, वो किसकी वजह से, मिलेनिन की वजह से, ठीक है। आपकी चमड़ी जो काली है, मिलेनिन की वजह से है। उसी प्रकार से कोकोआ और कॉफी में किसकी वजह से रंग आता है, मिलेनिन की वजह से आता है, ठीक है। अगला, द एंजाइम एक्ट ऑन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ अमाइलोपेक्टिन इज, है ना, कि जो अमाइलोपेक्टिन होता है, देखो वापस से, जो स्टार्च होता है ना, जो क्या रहता है, स्टार्च रहता है, वो दो चीजों से मिलकर के बनता है, ठीक है। एक क्या रहता है, एमाइलोज, है ना, और दूसरा क्या रहता है, एमाइलोपेक्टिन, है ना। दूसरा क्या रहता है, एमाइलोज, और एक क्या रहता है, एमाइलोज, और दूसरा क्या रहता है, एमाइलोपेक्टिन। अब एमाइलोपेक्टिन जो रहता है, वह क्या रहता है, मोनोसेक्राइड की मल्टीपल यूनिट से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब वो मोनोसेक्राइड की जो मल्टीपल यूनिट जुड़ती हैं आपस में, वो किसकी वजह से जुड़ती हैं, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से जुड़ती हैं। अब अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को यदि तोड़ना है ना, अमाइलोपेक्टिन के अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को यदि तोड़ना है तो कोई एंजाइम काम करेगा। अब ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सा एंजाइम है, तो वो एंजाइम क्या है, पुल्लुलनेज, है ना। कौन सा एंजाइम है, पुल्लुलनेज एंजाइम है। ध्यान में रखना है, कौन सा एंजाइम है, पुल्लुलनेज एंजाइम है, ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एंजाइम्स की पूरी क्या दी हुई है, एक लिस्ट दी हुई है ना। यहाँ पे क्या है, एंजाइम की पूरी लिस्ट दी हुई है। जैसे यदि हम बात करें, पुल्लुलनेज एंजाइम जो है, उसी का एक अन्य नाम होता है आइसो एमाइलेज। क्या नाम होता है उसका, एक आइसो एमाइलेज भी एक नाम होता है, जो क्या ब्रेक करता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को क्या करता है, इंपैक्ट करता है, ब्रेक करता है, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसी प्रकार से जो अन्य एंजाइम यहाँ पे दिए हुए हैं, जरूर आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो काइटिनेज है, वो किस पे काम करेगा, बीटा 1,4 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन पे काम करेगा। मतलब दरअसल किस पे काम कर रहा है, काइटिन पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है, काइटिन पे काम कर रहा है। काइटिन कहाँ पाया जाता है, फंगल सेल वॉल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फंगल सेल वॉल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आयोग पूछ चुका है, हम लोग पेपर में लगा चुके हैं पहले कभी, है ना। पेक्टिनेज एंजाइम ये किस पे काम करता है, अल्फा 1,4, है ना, गैलेक्टोरोनो गैलेक्ट्रोनोलाइट बॉन्ड्स पे, है ना। दरअसल ये एग्जैक्टली किस पे काम कर रहा है, पेक्टिन पे काम करता है। पेक्टिन कहाँ पाया जाता है, जो फ्रूट रहता है उसकी सेल वॉल पे पाया जाता है। छाल आप कह लीजिए, किस पे पाया जाता है, छाल पे पाया जाता है, ठीक है। जो लैक्टेज रहेगा, इसका एक अन्य नाम क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम का बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम होता है। क्या नाम होता है, लैक्टेज एंजाइम का एक अन्य नाम क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम होता है, जो किसको तोड़ेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा। दरअसल किस बॉन्ड को तोड़ेगा, बीटा 1,4 बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। तो ये जरूर आप ध्यान में रखें लिस्ट को, है ना। द मेजर मिनरल प्रेजेंट इन दी टी लीफ इज, है ना, जो टी लीफ होती है, जो चाय की पत्तियां होती हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख तत्व प्रेजेंट रहता है वो कौन सा होता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। देखो, पोटेशियम भी प्रेजेंट रहता है, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट रहता है ना। पोटेशियम भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है, कैल्शियम भी रहता है, सोडियम भी रहता है, सब रहता है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मेजर, मेजरली कौन सा रहता है भाई, सबसे ज्यादा क्या रहता है, ठीक है। तो जो मेजरली पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है। पाया सब जाता है, चारों का चारों पाया जाता है उसमें टी लीफ में, है ना। जो सबसे कम, सॉरी, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारा आंसर है, वो क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम इज द प्रीडोमिनेंट मिनरल इन द टी लीव्स। और यही उनने पूछा भी था, प्रीडोमिनेंट कौन है, मेजर कौन है, ठीक है। वो कौन है, पोटेशियम है, ठीक है। जो क्या रेगुलेट करता है, प्लांट के मेटाबॉलिज्म को, एंजाइम के एक्टिवेशन को, ऑस्मेटिक रेगुलेशन चीजों को क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। इस पोटेशियम के अलावा मैग्नीज हो गया, फ्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक, कॉपर, ये भी सब स्मॉलर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। बट मेजर क्वांटिटी में क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है। मान लो तुमको यही क्वेश्चन पूछ लिया किसके बारे में, मिल्क के बारे में, तो वहां क्या बताओगे, कैल्शियम और फास्फोरस बताओगे। मान लो यही क्वेश्चन पूछ लिया सेरल्स के बारे में, तो फिर फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन हो जाएगा, ठीक है। मान लो तुमको पूछ लिया सॉल्ट में कौन सा मिनरल होता है, तो आयोडीन होता है, जो काहे से डाला जाता है, फोर्टिफिकेशन से डाला जाता है। फ्रूट्स बनाना का पूछ लिया तो पोटेशियम होता है। सी
फूड का पूछ लिया तो आयोडीन होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो वो रहता है, समुद्री जो जीव रहते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाएगा? आयोडीन पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है? सेलेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलेनियम। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो काम की बातें लिखी हुई हैं। अगला, एंजाइम्स यूज फॉर द मीट टेंडराइजेशन इज, है ना, जो मीट होता है, मांस होता है, उसके कोमलीकरण के लिए, टेंडराइजेशन का हिंदी शब्द क्या होता है? कोमलीकरण, है ना, उसके कोमलीकरण के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? कई सारे केमिकल भी यूज किए जाते हैं, लेकिन कई सारे एंजाइम भी यूज किए जाते हैं। कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? तो जो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा यूज किया जाता है? पेपेन, है ना। कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? पेपेन यूज किया जाता है। कहाँ से मिलता है? पपाया लेटेक्स से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पपाया लेटेक्स से मिलता है, पपीते से मिलता है। कैसे? पपीते से। ठीक है, इस पेपेन के अलावा जो वाइडली यूज किया जाता है पेपेन ही है। ठीक है, नोट्स में भी देखोगे तो पेपेन ही लिखा मिलेगा, लेकिन पेपेन के अलावा एक और चीज यूज की जाती है जो आपके नोट्स में भी मिल जाएगी यदि अच्छे नोट्स पढ़ रहे होंगे आप तो। वो क्या है? फिशिन है। क्या है? फिशिन या फिकिन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आयोग पूछ चुका है फिकिन का। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आयोग पूछ चुका है। पेपेन अभी हम लगा ही रहे तो ये भी पूछ लिया। ठीक है, इसके अलावा और क्या यूज होता है? ब्रोमेलेन, है ना। और क्या यूज होता है? ब्रोमेलेन यूज किया जाता है। फिशिन कहाँ से आता है? फिग लेटेक्स से आता है। ब्रोमेलेन कहाँ से आता है? पाइनएप्पल स्टेम से आता है। कहाँ से आता है? पाइनएप्पल के स्टेम से आता है। इन तीनों एंजाइम का यूज किया जाता है काय के लिए? टेंडराइजेशन के लिए। ये क्या एक्टिविटी लाते हैं? प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी लाते हैं। क्या लाते हैं? प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी लाते हैं। प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देना, है ना। क्या करना? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करोगे तो क्या मिलेगा? पेप्टाइड मिलेगा, और फर्दर पेप्टाइड ब्रेक डाउन होगा तो क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड मिलेगा। ठीक है, इससे नीचे कुछ ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है, दरअसल यहाँ पे क्या हो रहा था? हाइड्रोलाइजेशन की प्रोसेस हो रही थी। क्या हो रहा था? हाइड्रोलाइजेशन की प्रोसेस हो रही थी। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना है। अब फूड इंडस्ट्री में अलग अलग एंजाइम का अलग अलग चीजों में यूज होता है, ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, तुम्हारे काम की है, जरूर याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहता है उसका सूत्र क्या होता है? उसका हम वो कैसे करते हैं? अभिकर्मक को प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अभिकर्मक को प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आर एम जी मैक्स एक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? आर ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड होता है, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? विक्टर ग्रिग्नार्ड के द्वारा की गई थी। दे आर हाईली रिएक्टिव एंड यूज्ड फॉर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज किया जाता है, जिसका सूत्र कैसे हम बताते हैं? आरजी मैक्स एक्स के रूप में बताते हैं, जहां आर किसका प्रतिनिधित्व करता है? मिथाइल ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। आर किसका प्रतिनिधित्व करता है? मिथाइल ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे उदाहरण के मार दो, है ना। और एक्स किसका प्रतिनिधित्व करता है? एक्स किसका प्रतिनिधित्व करता है? जैसे मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनका प्रतिनिधित्व करता है ना। किनका? हेलोजन ग्रुप का। किसका? हेलोजन ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आर की जगह क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप आ गया CH3। मैग्नीशियम, आपका मैग्नीशियम रखा हुआ है अभी भी, और बी एक्स की जगह क्या आ गया? Br आ गया, ब्रोमाइड आ गया, जो क्या बन गया? पूरा का पूरा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। क्या बन गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार से गिलमैन रिएजेंट क्या है ना। वुड्स रिएक्शन रिएजेंट क्या होता है? ये वहां पे इनके जनरल फार्मूला लिखे हुए हैं, है ना। मेटल कौन सा पार्टिसिपेट करता है? जैसे ग्रिग्नार्ड में कौन सा मेटल होता है? ये भी क्वेश्चन सिंपल बन जाए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम होता है ना। ऑर्गेनोलिथियम में क्या होता है? लिथियम होता है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है। गिलमैन रिएजेंट में क्या होता है? कॉपर और लिथियम होता है। वुड्स रिएक्शन में क्या रिएजेंट होता है? रिएजेंट में क्या मेटल होता है? सोडियम होता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल भी जरूर ध्यान में रखिए। अगला, फूड सेफ्टी अपीलेट ट्राइब्यूनल प्राइमरली डील्स विद द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। खाद्य सुरक्षा अपीली अधिकरण जो रहता है वो मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके निर्णयों के विरुद्ध अपीलों से संबंधित होता है? ठीक है, तो जो अपीलेट ट्राइब्यूनल रहता है वह किसके खिलाफ अपील सुनता है? मतलब सीधी सी बात है, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि एक निचली अदालत है, एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, तो हाई कोर्ट किसके खिलाफ अपील सुन रहा होगा? निचली अदालत के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ अपील सुन रहा होगा? हाई कोर्ट के खिलाफ सुन रहा होगा। उसी प्रकार से ऊपर क्या बैठा हुआ है? ट्राइब्यूनल बैठा हुआ है, तो इसके नीचे कौन है? वो दरअसल तुमसे पूछ रहा है कि इसके नीचे कौन है। तो ट्राइब्यूनल के नीचे कौन होता है? एजुकेटिंग ऑफिसर होता है। कौन होता है? ट्राइब्यूनल के नीचे एजुकेटिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, कौन रहता है? एजुकेटिंग ऑफिसर रहता है, जो
जो भी निर्णय सुनाएगा उसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं किसके पास, ट्राइब्यूनल के पास। ठीक है, ट्राइब्यूनल कहाँ मेंशन्ड है, सेक्शन 70 में मेंशन्ड है। जो एफएसएस 2006 कानून है उसके सेक्शन 70 में क्या मेंशन्ड है, ट्राइब्यूनल मेंशन्ड है। यह सिंगल मेंबर बॉडी है, एकल सदस्यीय संस्था है। क्या है, एकल सदस्यीय संस्था है। कौन बनाता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, किसके खिलाफ बनाई जाती है, किसके खिलाफ, मतलब इट हियर्स दी इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ एजुकेटिंग ऑफिसर, है ना। मतलब जो एजुकेटिंग ऑफिसर रहता है उसके विरुद्ध ये क्या करता है, अपीलों को सुनता है। ठीक है, और एजुकेटिंग ऑफिसर कहाँ दिया हुआ है, 68 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, 68 में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सब कुछ पढ़िए। एजुकेटिंग ऑफिसर में भी जो अधिकारी बैठेगा वो एडीएम रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ट्राइब्यूनल स्टेट और सेंट्रल दोनों अपॉइंट करेंगे, लेकिन इसको कौन अपॉइंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, ध्यान में रखिए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित दूध उत्पाद का उदाहरण नहीं है। मिश्रित दूध उत्पाद का उदाहरण निम्नलिखित में से किसको नहीं माना जाता है, तो वो क्या है भाई, क्रीम को। किसको नहीं माना जाता है, क्रीम को। ठीक है, अब आता है कि भाई मिश्रित दूध उत्पाद होता क्या है। तो कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट्स आर मेड बाई कंबाइनिंग मिल्क और अ मिल्क सॉलिड विद नॉन डेयरी इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, कि भाई मिल्क कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट किसको कहते हो, तो कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट या मिश्रित दुग्ध उत्पाद उनको कहा जाता है जो मिल्क उत्पादों के साथ साथ किसी नॉन मिल्क प्रोडक्ट को मिला करके बनाए जाते हैं। नॉन मिल्क प्रोडक्ट क्या हो सकता है, शुगर हो सकता है, फ्लेवरिंग एजेंट हो सकता है, कोई फ्रूट फ्लेवर हो सकता है, नट्स हो सकते हैं, है ना, स्टेबलाइजर हो सकता है, इमल्सीफायर हो सकता है, कुछ भी। ये सब का सब नॉन डेयरी प्रोडक्ट है। ये सब का सब क्या है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डेयरी सेक्टर से कोई संबंध नहीं है, और तुम इसको किसके साथ मिला रहे हो, मिल्क के साथ मिला रहे हो, तो जो बनेगा उसको क्या बोलोगे, कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट बोलोगे, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट हमेशा क्या रहेगा, मिल्क रहेगा। जिसका मेन इंग्रेडिएंट हमेशा क्या रहेगा, मिल्क रहेगा। और जो बाकी ये शुगर फ्लेवरिंग ये सब क्या है, सहायक तत्व हैं। ये सब क्या है, सहायक रूप से जोड़े गए हैं। ठीक है, इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट के, आइसक्रीम है, फ्लेवर्ड मिल्क है, चॉकलेट मिल्क है ना, माल्ट बेस्ड मिल्क फूड्स हैं, स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क विद एडेड शुगर एंड फ्लेवर्स हैं, मिल्क बेस्ड डेजर्ट हैं, पुडिंग्स हैं, कस्टर्ड्स हैं। ठीक है, ये सब उसके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की और भी कैटेगरी होती हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है, जरूर ध्यान में रखिए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए तुम्हारा क्रीम था, है ना, तुम्हारा क्रीम क्या हो गया, आप आंसर से हट गया था। ठीक है, आंसर हो गया था क्योंकि वो कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट नहीं था। तो क्रीम क्या है फिर, क्रीम फैट रिच प्रोडक्ट में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, सॉरी उधर हो गया। ठीक है, इधर है, क्रीम किस में रखा जाता है, फैट रिच प्रोडक्ट में रखा जाता है। कंसंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट में क्या रखा जाता है, ठीक है, कंपोजिट मिल्क प्रोडक्ट में हमने पढ़ लिया। ठीक है, फ्रूड मिल्क प्रोडक्ट में क्या रखा जाता है, फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट में क्या रखा जाता है। ठीक है, जरूर ध्यान में रखो यार। चलो अगला, अकॉर्डिंग टू द एफएसएसआर 2011 व्हाट इज द मैक्सिमम लैक्टोज कंटेंट अलाउड इन अ लो लैक्टोज मिल्क। जब कहते हो कि ये मिल्क जो है लो लैक्टोज मिल्क है, दो शब्द होते हैं, लो लैक्टोज मिल्क और लैक्टोज फ्री मिल्क, दो शब्द होते हैं। एक होता है लो लैक्टोज मिल्क और दूसरा होता है लैक्टोज फ्री मिल्क। तो जब तुम लो लैक्टोज मिल्क कहते हो तब उसमें लैक्टोज कितना होना चाहिए, और जब तुम फ्री लैक्टोज मिल्क कहते हो तब उसमें लैक्टोज कितना होना चाहिए। फ्री वाला क्वेश्चन हम पहले लगा चुके हैं किसी राज्य में, शायद मणिपुर में था, और लो वाला क्वेश्चन अभी हम लगा रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है, इसके बारे में चर्चा कहाँ की गई है, इसके बारे में चर्चा की गई है फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011 में। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे ढेर सारी बातें की गई हैं, स्पेसिफाइड स्पीसीज आइडेंटिफाइड मिल्क के बारे में चर्चा की गई है ना, मिक्स्ड मिल्क के बारे में चर्चा की गई है, उसमें फैट कितना होगा, है ना, और एसएनएफ कितना होगा। एसएनएफ क्या होता है मैंने कल समझा दिया था, तो अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ मैं वापस, है ना। लो लैक्टोज और लैक्टोज फ्री मिल्क क्या होता है, तो लो लैक्टोज का मतलब होता है लेस देन 1% लैक्टोज, और लैक्टोज फ्री का मतलब होता है 0.1% से लैक्टोज होना चाहिए, 0.1% से कम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया था, लो लैक्टोज पूछा गया था। लो लैक्टोज का मतलब 1% से कम, राइट आंसर बी। यदि यहाँ पे फ्री लैक्टोज लिख देता तो क्या हो जाता, आंसर डी हो जाता। फ्री लैक्टोज लिख देता तो आंसर क्या हो जाता, डी हो जाता। लो लैक्टोज लिखा तो आंसर क्या रहा, 1% रहा। ये पूरा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है वापस से, है ना। बफेलो मिल्क में फैट कितना होगा, 5%। ये कहाँ लिखा हुआ है, इसी रेगुलेशन में लिखा हुआ है ना, ये जो रेगुलेशन हमने बात करी ना यहाँ पे, इसकी बात करी है ना, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है,
ये रेगुलेशन वगैरह खोल के देख लिया करो, वैसे अभी मत देखना, मैंने तो पूरा यहाँ पे रख दिया सब, है ना। काऊ मिल्क में फैट कितना होता है 3.2, एसएनएफ कितना होता है 8.3, बफेलो में एसएनएफ कितना होता है 9 होता है ना। डबल टोन्ड मिल्क में एसएनएफ कितना होता है 9 होता है, लेकिन फैट कितना होता है 1.3 होता है, ठीक है। टोन्ड में और डबल टोन्ड में ध्यान में रखना, टोन्ड और डबल टोन्ड में क्या मेजर डिफरेंस आता है, फैट का डिफरेंस आता है। डबल टोन्ड का मतलब फैट की मात्रा और कम कर दी गई है, स्किम्ड का मतलब फैट की मात्रा उससे भी कम कर दी गई है। कल को क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विच वन ऑफ द फूड मिल्क आइटम विल हैव द लोएस्ट फैट कंटेंट, निम्नलिखित में से किस दुग्ध उत्पाद में सबसे कम फैट कंटेंट होगा। ऑप्शन है टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क या फुल क्रीम मिल्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किम्ड मिल्क, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। दूध में यूरिया कंटेंट कितना होना चाहिए, 700 ppm से कम होना चाहिए, ठीक है। सोडियम कंटेंट कितना होना चाहिए, 650 mg से कम होना चाहिए, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम टीएस कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर अ खोआ, खोआ के लिए टोटल सॉलिड कंटेंट निम्नलिखित में से कितना होना चाहिए। खोआ का टोटल सॉलिड कंटेंट 55% होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है, इसी जो रेगुलेशन हमने ऊपर पढ़ा ना, इसी रेगुलेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल सॉलिड कंटेंट खोआ में 55%, मिल्क फैट कितना होना चाहिए खोआ में 30%, टोटल एस कितना होना चाहिए, राख कितनी होनी चाहिए, जलाने के बाद कितना बचेगा कंटेंट 6%, मतलब 100 ग्राम जलाए हो तो कितना बचना चाहिए, 6 ग्राम बचना चाहिए। टोटल एस का मतलब क्या होता है, टोटल एस का मतलब होता है, राख का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट लिया तुमने, उसको जलाया, भस्म बना दिया, उसका क्या बना दिया, भस्म बना दिया, तो भस्म कितनी बची, यदि 100 ग्राम भस्म जलाई थी तो 6 ग्राम बचनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा टाइट्रेबल एसिडिटी उसका मतलब अपने को नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम पेरोक्साइड वैल्यू परमिटेड इन बटर ऑयल एज पर दी एफएसएस आर 2011 इज, है ना, उसी रेगुलेशन से वापस क्वेश्चन आ गया, है ना। उस रेगुलेशन के हिसाब से लोग पूछ रहे हैं हमसे कि पेरोक्साइड वैल्यू बटर ऑयल के लिए मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो पेरोक्साइड वैल्यू बटर ऑयल के लिए जो मैक्सिमम बताई गई इस रेगुलेशन में, वो कितनी बताई गई है, 0.6 मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन पर केजी फैट, है ना। क्या बताई गई है, 0.6 मिली इक्विवेलेंट ऑक्सीजन प्रति किलोग्राम वसा, ठीक है। ये क्या है, पेरोक्साइड वैल्यू बताई गई है। पेरोक्साइड वैल्यू होती क्या है, इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन और रेंसिडिटी इन ऑयल एंड फैट। पेरोक्साइड वैल्यू से क्या पता करते हो, पेरोक्साइड वैल्यू से यह पता करते हैं हम कि फैट या ऑयल की ऑक्सीडेशन और अथवा रेंसिडिटी एक्सटेंट कितनी हो सकती है, ठीक है। वह कितनी क्षमता रखता है ऑक्सीडेशन की अथवा रेंसिडिटी की, वो कैसे पता करेंगे, तो पेरोक्साइड वैल्यू से पता करेंगे। कैसे मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट होती है मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक्टिव ऑक्सीजन पर केजी ऑफ ऑयल और फैट, ये यूनिट है, उसकी इकाई है। दौड़ जैसे उदाहरण के लिए लंबाई की इकाई क्या हो जाती है हमारी, मीटर, किलोमीटर जो भी है, उसी प्रकार से इसकी यूनिट क्या हो जाती है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक्टिव ऑक्सीजन पर केजी ऑफ ऑयल और फैट, ये उसकी यूनिट है, उसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यदि पेरोक्साइड वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब कि रेंसिडिटी या फिर ऑक्सीडेशन का स्पॉइलेज के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। इसलिए हमेशा फैट और ऑयल की पेरोक्साइड वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जितनी कम पेरोक्साइड वैल्यू उतनी बेहतर, उतनी ज्यादा क्या रहेगी, सेल्फ लाइफ रहेगी, और जितनी ज्यादा पेरोक्साइड वैल्यू उतनी कम सेल्फ लाइफ, ठीक है। ध्यान में रखना, यहाँ पे पेरोक्साइड वैल्यू बहुतों की दी हुई है, रिफाइंड ऑयल की कितनी है ना, वर्जिन ऑयल की कितनी है, ध्यान में रखिए, ऑलिव ऑयल की कितनी है, ये सब की लिखी हुई है, जरूर ध्यान में रखिए, आपके काम का है। ये उसी उसमें से लिया गया है, कानून से, रेगुलेशन से उठाया गया है, ठीक है। ये पूरी उसी कानून से एक टेबल मैंने उठाई हुई है, जहां पे सिर्फ पेरोक्साइड वैल्यू नहीं, मॉइस्चर कंटेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू, है ना, अनसैपोनिफिकेशन मैटर, है ना, फ्लैश पॉइंट, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। और हर ऑयल का, कोकोनट का, कॉटन सीड का, ग्राउंड नट का, है ना, सनफ्लावर का, जो महत्वपूर्ण है आपके काम के हैं वो जरूर ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण है, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसम ऑयल, ठीक है, इनको जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ द ओलिक एसिड कंटेंट इन घी एज पर दी एफएसएस आर 2011। ओलिक एसिड कंटेंट घी में कितना होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन कहां से आया, उसी रेगुलेशन से आया, ठीक है। उसी रेगुलेशन से पूछा जा रहा है हमसे कि घी में ओलिक एसिड कंटेंट कितना होना चाहिए। तो घी में जो ओलिक एसिड कंटेंट की बात की जाती है वो कितनी बात की जाती है, 19% से लेकर के 32% की बात की जाती है। कितनी, 19% से लेकर के 32% की बात की जाती है, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है, और वो कहाँ मिल जाएगा, तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जब उसमें कैटेगरी में जाएंगे तो कितने होने चाहिए, 25 से 30 के बीच में होने चाहिए। जिसमें यदि स्पेसिफिक जाएंगे ओलिक में, तो वो कितना होना चाहिए, 19 से 32 होना चाहिए।
पामिटोइक एसिड में जाएंगे तो कितना होना चाहिए, 0.9 से 2.8 होना चाहिए, ठीक है। ओलिक एसिड पूछ लिया तो लिनोलेक भी पूछ सकता है, 0.5 से 3.5, लिनोलेनिक भी पूछ सकता है 0.3 से 1.1 एग्जैक्टली, है ना, 1.0, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली आपको ध्यान में रखना है। सैचुरेटेड में भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, सबका परसेंटेज कितना किसका क्या होना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ आपको जरूर ध्यान में रखना है, मतलब ओलिक उनने पूछ लिया तो आगे भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान में रखिए यार दोस्त, है ना। अब यहाँ पे कुछ फैट ऑयल दिए हुए हैं, उनमें कौन से मेजर फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं वो लिखा हुआ है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मस्टर्ड ऑयल में कौन से फैटी एसिड रहते हैं, इरूसिक और ओलेइक रहते हैं। सोयाबीन में क्या रहता है, लिनोलेइक और लिनोलेनिक रहता है। ग्राउंड नट में क्या रहता है, ओलेइक और लिनोलेनिक रहता है, ठीक है। जरूर ध्यान में रखिए। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द बटर एज पर द एफएसएसआर 2011। बटर ऑयल का उन्होंने वहां पे एक अलग कहानी पूछ रहे थे। यहाँ पे जो बटर होता है, जो मक्खन होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए अधिकतम, ये पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो बटर में जो मॉइस्चर कंटेंट अधिकतम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 16% होना चाहिए। कितना, 16% होना चाहिए, ठीक है। बटर क्या है, एक इमल्सन है। किस प्रकार का इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन। ये बात हमने कल पढ़ी हुई थी, ये बात हमने कल पढ़ी हुई थी कि बटर क्या है, एक वाटर इन ऑयल इमल्सन है, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है। बटर दो प्रकार का होता है, टेबल बटर और व्हाइट बटर। टेबल बटर जो पास्चुराइजेशन से बना जाता है, मेड फ्रॉम पास्चुराइज क्रीम, है ना। और व्हाइट बटर, कुकिंग बटर क्या होता है, अनकलर्ड होता है, जो कि कुकिंग के लिए क्या है, सामान्यतः यूज किया जाता है, ठीक है। उसको भी ध्यान में रखिए। जो परमिटेड इंग्रेडिएंट हैं बटर में, वो क्या होने चाहिए, सोडियम क्लोराइड डाला जा सकता है बटर में, ठीक है। जो कि कौन सा होना चाहिए, फूड ग्रेड होना चाहिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड दो प्रकार का होता है, जो तुम्हारे किचन में पड़ा हुआ है वो फूड ग्रेड कहलाता है, ठीक है, जो खाने योग्य है, ठीक है। उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना हो सकता है बटर में, 16%, यही तो क्वेश्चन था। मिल्क फैट बटर में कितना होना चाहिए, 80% होना चाहिए। एसएनएफ कितना होना चाहिए, 2% होना चाहिए। कॉमन सॉल्ट कितना होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड 3% होना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ये सब। आप, हम किसकी बात कर रहे हैं, टेबल बटर की बात कर रहे हैं। व्हाइट बटर में मिल्क फैट कितना होना चाहिए, 76% होना चाहिए। कितना, 76% होना चाहिए, ठीक है। चलो, अगला आता है हमारा, ये और भी ढेर सारी बातें दी हुई हैं, ये सब आपके काम का है। और ये सब का सब, एक लाइन भी कहीं भी फर्जी नहीं रखी गई है, सब की सब लाइन कहाँ से उठाई गई है, इस रेगुलेशन से ही उठाई गई है, ठीक है। रेगुलेशन से 2011 के, ठीक है। अगला, सेम रेगुलेशन से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कल्चर, है ना, आर टिपिकली यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द योगर्ट। योगर्ट के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, सिर्फ इतना सही क्वेश्चन, और कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। योगर्ट के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है उत्पादन के लिए, स्टेफिलोकोकस, थर्मोफाइलस और लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकली का यूज किया जाता है, जो कि बल्गेरिस स्पीसीज रहती है, ठीक है। कौन सी, बल्गेरिस स्पीसीज, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, बी, बी इज द राइट आंसर। जो बैक्टीरिया योगर्ट के उत्पादन के लिए, फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, वो कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज का थर्मोफाइलस है। लैक्टोबैसिलस स्पीसीज का है डेल्ब्राउकी है। और उसकी भी सब स्पीसीज कौन सी, बुल्गेरिस, ठीक है। कौन सी, बुल्गेरिस यूज की जाती है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिए, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, चूंकि ये दूध है और ये बैक्टीरिया किस प्रकार के हैं, लैब बैक्टीरिया हैं, तो क्या होगा अल्टीमेटली, लैक्टोज किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। शुगर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब योगर्ट के लिए ये बैक्टीरिया हो गया, स्टार्टर कल्चर हो गया। ऐसे ही दही के लिए, बटर मिल्क के लिए, चीज के लिए, सबका स्टार्टर कल्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब कुछ आपके कहाँ का, यूनिट 2 का हिस्सा है, कहाँ का, यूनिट 2 का। अगला फिर से रेगुलेशन से क्वेश्चन है, बहुत कठिन पेपर है, विश्वास मानो। इस पेपर का क्वेश्चन नंबर लगभग 140 से लेकर के 200 तक जो दिए हुए हैं, बहुत कठिन क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। एज पर दी एफएसएसआर 2011, द ग्लूटेन कंटेंट ऑफ अ व्हीट फ्लोर ऑन अ ड्राई मैटर बेसिस शैल नॉट बी लेस देन। और ये सब क्वेश्चन मजे की बात है, कहां से दिए हैं, उठा उठा के, रेगुलेशन से उठा उठा के दे दिए गए हैं, ठीक है। खैर, तो एज पर दी एफएसएस 2011, द ग्लूटेन कंटेंट इन अ व्हीट फ्लोर, जो गेहूं का आटा होता है उसमें ग्लूटेन कंटेंट, है ना, ड्राई मैटर बेसिस पे कितने से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आप यही क्या करेंगे, इस रेगुलेशन को खोलेंगे और उसमें क्या सर्च करेंगे, व्हीट फ्लोर आटा सर्च करेंगे, और पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। ग्लूटेन कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस पे कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 6%, नॉट लेस देन 6%। बी हमारा क्या आंसर है, बी हमारा क्या आंसर है। उसी में मॉइस्चर कंटेंट कितना, 14, ठीक है, नॉट मोर देन 14, ठीक है। टोटल एस कितनी, नॉट मोर देन 2। एस इनसॉल्युबल, है ना, इन एसिड नॉट मोर देन 0.15, ठीक है। ग्लूटेन कंटेंट 6 होना चाहिए, ठीक है। यूरिक एसिड कंटेंट नॉट मोर देन 100 mg पर केजी। क्रूड फाइबर नॉट मोर देन 0.25% ऑन ड्राई बेसिस, ठीक है। ध्यान में रखिए, ठीक। चलिए,
आटा, मैदा, सूजी और इनके बारे में पूरा मैंने यहाँ पे दे दिया है ना। ग्लूटेन कितना होना चाहिए और मॉइस्चर, ये दरअसल ऊपर वाली टेबल से ज्यादा जरूरी टेबल कौन सी है आपकी, ये टेबल जरूरी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मिनिमम प्रोटीन कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्ट टू बी क्लासिफाइड एज अ सोया प्रोटीन कंसंट्रेट, कि भाई किसी उत्पाद को तुम सोया प्रोटीन कंसंट्रेट कहना चाहते हो, लेकिन कहने के लिए क्या चाहिए होगा, उसमें मिनिमम प्रोटीन कंटेंट चाहिए होगा, कितना। भाई ये एक्स उत्पाद है, इसको मैं कहना चाहता हूं कि तुम क्या हो, आज से सोया प्रोटीन कंसंट्रेट हो, लेकिन मैं तुमको सोया प्रोटीन कंसंट्रेट सिर्फ तभी कह सकता हूं जब तुम में प्रोटीन कंटेंट कितना हो जाएगा, है ना, जब तुम में क्या रहेगा, प्रोटीन कंटेंट कितना रहेगा, 65% मिनिमम, प्रोटीन कंटेंट कितना रहेगा, मिनिमम 65% रहेगा, ठीक है। तो रेंज कितनी होती है दरअसल उसकी, सोया प्रोटीन फ्लोर की, है ना, सोया प्रोटीन फ्लोर की, मान लो अब वापस से हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया था हमको, सोया प्रोटीन कंसंट्रेट का क्वेश्चन दिया गया था, कहाँ गया भाई, ये लिखा हुआ ना, सोया प्रोटीन कंसंट्रेट, हमने इसको क्या कह रहे थे, सोया प्रोटीन कंसंट्रेट। तो सोया प्रोटीन कंसंट्रेट कहने के लिए मिनिमम प्रोटीन कितना चाहिए, 65 से 90 के बीच चाहिए। इसी को यदि क्या कहना होता, सोया प्रोटीन फ्लोर कहना होता, तो 50 से 65 का प्रोटीन चाहिए। यदि इसी को क्या कहना चाहते हैं हम, सोया प्रोटीन आइसोलेट कहना चाहते हैं, तो प्रोटीन कितना कंसेंट्रेट कितना चाहिए, 90 से ज्यादा चाहिए, 90 से ज्यादा चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, ठीक है। सोया प्रोटीन कंसंट्रेट के लिए प्रोटीन रेंज कितनी है, 65 से 90, आइसोलेट के लिए मोर देन 90, और फ्लोर के लिए 50 से 65, 50 से कम तो किसी में भी होना ही नहीं चाहिए, ठीक। चलो अगला आता है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ पेक्टिनेज इज परमिटेड एज प्रोसेसिंग एड इन टी एज पर दी एफएसएसआर 2011, जो चाय होती है उसमें क्या किया जा सकता है, पेक्टिनेज डाला जा सकता है, लेकिन कितना परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पेक्टिनेज कभी भी चाय में 0.2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पेक्टिनेज कभी भी चाय में 0.2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लिटरली तुम ये रेगुलेशन खोलोगे और 0.2% एकदम हाईलाइट करके लिखा हुआ है, 0.2% एकदम हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन भी वो लोग बना रहे हैं रेगुलेशन से, तो बहुत डीप में जाकर के नहीं बना रहे हैं, तुम रेगुलेशन खोलो और तीसरे चौथे पेज में मिल जा रहा है ये क्वेश्चन, जहां जितने भी क्वेश्चन मैंने ऊपर तुमको बताए ना, ये सब बड़ी आसानी से उसी रेगुलेशन में ढूंढने में मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि छुपा करके कहीं किसी लाइन में बीच में लिख दिया गया, बड़ी आसानी से टेबल में मिल जाते हैं और शुरुआत के ही कुछ पन्नों में मिल जाते हैं, ठीक है। तो टी मीन्स अ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एक्सेप्टेड प्रोसेस एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द लीव्स बड्स, है ना। टी क्या होती है, जो किसी प्रक्रिया के माध्यम से, प्रोसेसिंग के माध्यम से कहां से प्राप्त की गई हो, पत्तियों से, बड से, टेंडर स्टेम से, है ना। और ये किसके होते हैं, कैमेलिया सिनेंसिस के होते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लैक टी और ओलोंग टी आता है। हम ग्रीन टी और इंस्टेंट टी को बाहर इससे रखते हैं ना, ग्रीन टी और इंस्टेंट टी को हम इस कैटेगरी में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिए। अब उसमें टोटल एस कंटेंट कितना होगा, वाटर सोल्यूबल एस कितनी होगी, है ना, ध्यान में रखिएगा ये सब। क्रूड फाइबर कितना होगा, आयरन फिलिंग्स कितना हो सकता है ना, ये सब ध्यान में रखिए। प्रोसेसिंग एडिटिव की बात करें तो पेक्टिनेज एंजाइम कितना होगा, 0.2% होगा मैक्सिमम, जो कि हमारा क्वेश्चन था, है ना, यही तो क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। चाय 4 प्रकार की होती है, ग्रीन टी, ओलोंग टी, ब्लैक टी, व्हाइट टी। अब इनमें से क्वेश्चन पूछा था एक बार हम, है ना, एग्जाम में, कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी चाय फर्मेंटेड चाय होती है भाई, इस प्रकार के भी तो क्वेश्चन पूछे जाता है। ओलोंग टी क्या होती है, पार्शली फर्मेंटेड होती है, ब्लैक टी क्या होती है, फुल्ली फर्मेंटेड होती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप, ब्लैक टी क्या है, फर्मेंटेड टी है, ओलोंग भी फर्मेंटेड है लेकिन पार्शली फर्मेंटेड है, ठीक है। चलो, एज पर दी एफएसएस 2011, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट कंटेंट इन ग्रीन टी, ग्रीन टी में वाटर एक्सट्रैक्ट कंटेंट न्यूनतम कितना होना चाहिए। तो ग्रीन टी में वाटर एक्सट्रैक्ट कंटेंट न्यूनतम कितना होना चाहिए, 32%। जब आप रेगुलेशन खोलेंगे तो ऊपर ये कहानी दी हुई है और नीचे ये कहानी दी हुई है, दोनों सेम पेज में दी हुई है, दोनों सेम पेज में दी हुई है, ठीक है। तो मिनिमम जो वो है वाटर कंटेंट होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 32% होना चाहिए, कितना, 32% होना चाहिए, किसमें, ग्रीन टी की बात कर रहे थे हम, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे, ग्रीन टी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, ठीक है, वाटर एक्सट्रैक्ट कितना होना चाहिए, 32%, ठीक है। क्रूड फाइबर कितना होगा, 16.5 से कम या उसके बराबर, ठीक है। टोटल सॉल्युबल एस कितना होगा, 45 या उससे ज्यादा, ठीक है। चलो अगला आता है 59 क्वेश्चन आज का, है ना, सॉरी मतलब आज का
जो भी समझ लो। अकॉर्डिंग टू द एफएसआर 2011 द पीएच लेवल ऑफ मिनरल वाटर शुड बी बिटवीन, मिनरल वाटर का पीएच लेवल कितने से कितने के बीच में होना चाहिए? तो मिनरल वाटर का पीएच लेवल 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। पीएच क्या बताता है? पीएच पोटेंशियल हाइड्रोजन के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। क्या बता रहा होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बारे में बता रहा होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। 0 से 14 की पीएच की रेंज कहलाती है। 7 से नीचे आ जाता है तो हम उसको एसिडिक बोलते हैं, 7 से ऊपर जाता है एल्कलाइन बोलते हैं, 7 को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। और मिनरल जो ड्रिंकिंग वाटर रहता है हमारा, उसका कितना होना चाहिए? 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अगला, एज पर दी, आखिरी क्वेश्चन आज का, एज पर दी एफएसएस 2011 द फूड प्रोडक्ट कैन बी लेबल्ड एज वेरी लो सोडियम इफ इट कंटेन्स लेस देन हाउ मच सोडियम पर 100 ग्राम। किसी प्रोडक्ट को हम क्या कह सकते हैं? लेबल लगा सकते हैं लो, वेरी लो सोडियम। लेकिन वेरी लो सोडियम सिर्फ तभी लगाया जाएगा जब उसमें सोडियम कंटेंट कितने से कम होगा? जब उसमें सोडियम कंटेंट 40 mg से कम होगा तो हम बोलेंगे कि वेरी लो सोडियम कंटेंट, वेरी लो सोडियम वाला फूड आइटम है, और उसमें हम लेबल चिपका देंगे कौन सा? वेरी लो सोडियम का। तो लो सोडियम कब कहलाएगा? जब 120 से कम होगा। वेरी लो सोडियम कब कहलाएगा? जब 40 से कम होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। ये आज का हमारा डिस्कशन था जिसमें हमने विस्तार से चर्चा करी। मेरे ख्याल से आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।